गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है उसका 7वां चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम सिलेबस है और पूरे सिलेबस में से सिर्फ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो उन्हीं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर है, उसका टाइटल है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और शॉर्ट में उसको कहते हैं ECBC। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण कौन से बन सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है सीधा बनेगा आपका, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी कि ECBC से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड या एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, आप उत्तर लिख लेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए में सिर्फ आपको लिख दें ECBC क्या होता है, ये सिर्फ ECBC लिख दें, या वो ये सिर्फ पूछ सकता है कि ECBC से आप क्या समझते हैं या क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हमको ECBC का फुल फॉर्म मालूम होना ही चाहिए। ECBC का फुल फॉर्म जैसा मैंने बताया, EC मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और BC मतलब बिल्डिंग कोड। तो जिसे हिंदी में कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण, बिल्डिंग कोड मतलब भवन कोड। इसी को हिंदी में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। तो ये हिंदी में बच्चों इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट में ECBC पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। तो आपको सबसे पहले उसको पूरा, इसको फुल फॉर्म आपको आना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो बच्चों नाम से इसमें पता नहीं चल रहा, अगर नाम पे जाए तो देखिए एक तो ऊर्जा संरक्षण है, दूसरा है बिल्डिंग कोड, यानी कि कहीं ना कहीं जो भवन है, बिल्डिंग मतलब भवन, तो यानी भवनों में ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ये ECBC। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें टाइटल से ही हमको आधा समझ में आ जा रहा है। तो ECBC का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना है। क्या करना है, ECBC नाम से ही पता चल रहा है कि भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय बताना या उन उपायों को बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना, ये ECBC का प्रमुख कार्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि भवनों ये बनाया किसने था, ये है क्या, किसने शुरुआत की और कब की, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से, देखिए क्या है भवनों में ऊर्जा संरक्षण, उसी टॉपिक में लिखा है भवनों में ऊर्जा संरक्षण। तो उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC की जो शुरुआत है वो भारत सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, पूरे विषय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हर जगह आएगा, क्योंकि ये भारत सरकार की ये प्रमुख एजेंसी है जो ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करती है और ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो ये तो बिल्कुल माइंड में आपको बैठा ही लेना है BEE, इसका फुल फॉर्म, और अंग्रेजी में और हिंदी में इसको क्या कहते हैं इसको। तो BEE को कहते हैं अंग्रेजी में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, हिंदी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो कि भारत सरकार की एक एजेंसी है, 27 मई 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो बच्चों स्पष्ट है, तो इसकी कब शुरुआत की गई थी और किसने की थी, तो ECBC की शुरुआत मई 2007 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो कि भारत सरकार की एक एजेंसी है उसने शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, भवनों में ऊर्जा संरक्षण करना। अब ये बच्चों बात आएगी कि ये ECBC लागू कहाँ होता है। जैसे हमारा घर छोटा सा है तो क्या वहाँ ECBC लागू होगा, नहीं। उसकी एक सबसे प्रमुख शर्त है, ECBC क्या होता है 100 किलोवाट या फिर 120 kVA से अधिक की मांग वाले व्यावसायिक भवनों यानी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ के लिए लागू होता है। तो यदि कोई व्यावसायिक भवन है यानी जहाँ कोई व्यवसाय या कोई गतिविधि संपन्न होती है या कोई उद्योग संचालित होता है और वहाँ पर लोड है बिजली का वो 100 किलोवाट से या 120 kVA से अधिक है, तो वहाँ पर ECBC लागू होगा। या फिर कोई बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है, कई सारे टावर बने हैं, कई मंजिला इमारत है, तो वहाँ पर यदि 100 किलोवाट से अधिक है भार, विद्युत भार, या 120 kVA से अधिक है, तो वहाँ पर उस बिल्डिंग में ECBC लागू होगा। तो बच्चों प्रश्न आपके मन में अपने आप आते जाएं और आप उनका उत्तर तलाशते चलेंगे तो बिल्कुल माइंड में आपके बैठ जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो अंत में फिर ECBC क्या है, ऊर्जा प्रदर्शन के मानदंडों को परिभाषित करता है और उस देश की जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखता है जहां पर भवन स्थित है।
अब हम बात कर लेते हैं, ये जो बार बार जो चीज आ रही है ऊर्जा संरक्षण तो समझ आ गया, भवन समझ में आ गया कि भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ईसीबीसी बनाया गया। अब ये बार बार बात आती है कोड की, तो ये अगर भवन कोड है क्या, तो बच्चों ये भवन में आप सोचिए कि ऊर्जा संरक्षण करना है तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान होंगे ना, या महत्वपूर्ण ऐसी चीजें होंगी जहां पर ऊर्जा संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, तो उन्हीं को कहते हैं बिल्डिंग कोड या भवन कोड। तो वो भवन कोड कौन कौन से हैं या भवन के घटक कौन कौन से हैं जिसको हम भवन कोड कह रहे हैं या भवन संहिता कह रहे हैं, उसको जान लेते हैं। तो 5 ये प्रमुख घटक हैं जिनको हम भवन कोड के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, आप भवन को देखिए। भवन में क्या होती, भवन का एक आवरण होता है, आवरण में क्या आती है, दीवार, छत, खिड़कियां इत्यादि आते हैं। तो ये बच्चों ये एक महत्वपूर्ण वो चीज होती है जहां हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं या ऊर्जा संरक्षण के लिए हमको फोकस करना चाहिए। तो ये कौन सा है, पहला आवरण जिसमें आता है दीवार, छत और खिड़कियां। दूसरा हो गया आपका प्रकाश प्रणाली यानी कि लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम किसी भी बिल्डिंग का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है भाई, लाइटिंग के सिस्टम के बिना चल नहीं सकता, तो उसमें भी ऊर्जा बचत या ऊर्जा की संरक्षण की जा सकता है। तीसरा होता है आपका HVAC प्रणाली। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ HVAC प्रणाली ही कार्य करती है, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है और इसका अलग से चैप्टर भी है, तो वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो तीसरा बच्चों कौन सा होगा, HVAC प्रणाली। अब चौथा आएगा पानी को गर्म करने वाली युक्ति या पानी को चढ़ाने वाली पंप भी तो बेटा लगा होगा ना, टंकियों में पानी भरा जाता होगा या पानी गर्म किया जाता होगा, गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। कई बार बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें गर्म पानी की बर्तन धोने के लिए या नहाने के लिए किसी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये चौथा जो हो गया हमारा वाटर हीटर एंड पंपिंग सिस्टम, यानी जल ताप और पंपिंग प्रणाली। तो ये चौथा महत्वपूर्ण घटक हो गया। और पांचवा जो महत्वपूर्ण घटक है वो हो गया विद्युत प्रणाली का, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पूरी बिल्डिंग के लिए। तो ये बच्चों 5 महत्वपूर्ण घटक हैं और इन्हीं को हम बिल्डिंग कोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 घटकों पर हम फोकस करते हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो पहला आवरण भवन का, जिसमें दीवार, छत, खिड़कियां आती हैं। दूसरा प्रकाश प्रणाली यानी लाइटिंग सिस्टम। तीसरा HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। चौथा है वाटर हीटर और पंपिंग सिस्टम, यानी पानी को गर्म करने वाली और पंपिंग करने वाली प्रणालियां। पानी चढ़ाते हैं ना बेटा टंकियों में, तो पंप लगे होंगे बड़े बड़े। पांचवा है विद्युत प्रणाली यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इस तरह से 5 ये भवन के प्रमुख घटक होते हैं जिनको हम भवन कोड के नाम से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। अब ECBC भवन का एक जनरल नॉलेज के लिए हमको जानकारी होना चाहिए, क्या कोई भवन है जो ECBC कंप्लायंस करता हो। तो ECBC के लिए एक राजस्थान में वन विभाग का एक हेड ऑफिस है जिसे अरण्य भवन कहते हैं। तो वो माना जाता है कि ECBC कंप्लायंस बिल्डिंग है। आप अगर नेट में सर्च करेंगे इसके बारे में, अरण्य भवन राजस्थान वन विभाग का हेड ऑफिस, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये बच्चों जानकारी के लिए, तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया। और ये अब बात कम कर लेते हैं, पहले प्रश्न में एक और था कि ECBC की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बिल्कुल सब इसी में शब्द में ही राज छुपा है। आप सोचिए कि ECBC, इसी में ऊर्जा संरक्षण की बात की गई है, तो ऊर्जा खपत में कमी आएगी, ECBC लागू करेंगे। जब ऊर्जा खपत में कमी आएगी तो लागत में कमी आएगी। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, जैसे CO2 का उत्सर्जन है, उसमें कमी आएगी। चौथा है भाई, जब हम ऊर्जा कम उपयोग करेंगे तो CO2 का उत्सर्जन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, यानी कम होगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं रहेगी। चौथा आपका है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो सौर ऊर्जा तो उसमें प्रयोग करना, सोलर पैनल्स का कंपलसरी होगा। वाटर हीटर के लिए सोलर वाटर हीटर लगा लीजिए, आप लाइटिंग के लिए लगा लीजिए। तो उससे क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख है, उसका अधिकाधिक प्रयोग के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ ऊर्जा दक्ष तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा दक्ष तकनीक मतलब जो भी आजकल टेक्निक्स आ रही हैं जो एनर्जी इफिशिएंट है, उनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। छठा है ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग। मान लीजिए भवन है कोई, तो उसमें बहुत सारे विद्युत उपकरण भी प्रयोग हो रहे होंगे, तो वो भी तो ऊर्जा दक्ष होना चाहिए। यानी जैसे बल्ब यूज हो रहे हैं पुराने जो, तो उनको बदल के LED बल्ब लगाइए। जो आजकल स्टार रेटिंग वाले जो उपकरण आ रहे हैं उनको यूज करिए, पुराने मत यूज करिए। तो वो भी तो ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों को ही हमको प्रयोग करना है पूरी बिल्डिंग में।
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, इसका ये महत्वपूर्ण अंग है भाई। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं या जो रहते हैं वो निवास करते हैं, उनको जागरूक करना, यानी जागरूकता कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम इसका प्रमुख पार्ट है, जिससे कि वहाँ रहने वालों को यानी कैसे बिल्डिंग में ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है इस संबंध में जागरूक किया जाता है। और आठवां इसकी जो विशेषता है वो भवन में रहने वालों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें रहने लगेंगे तो हर तरह से आपको, जब CO2 का उत्सर्जन कम होगा, हीटिंग वेंटिलेशन आपका बहुत बढ़िया से होगा, लाइटिंग अच्छी होगी, तो वहाँ के स्वास्थ्य पर भी, वहाँ के जो रहने वाले हैं आवासीय लोग हैं, तो उन पर भी स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये बच्चों 8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके इससे जुड़े हैं ECBC की प्रमुख विशेषताओं से। एक बार माइंड में बैठा लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा खपत में कमी तो लागत में कमी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग जैसे सौर ऊर्जा का, ऊर्जा दक्ष तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग, ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम और भवन में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव। ये 8 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब एक दूसरा प्रश्न सिर्फ इसमें बनता है सिलेबस के अनुसार कि नए एवं विद्यमान भवनों यानी न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में ऊर्जा संरक्षण के उपाय या टिप्स बताइए। पूरे ऊर्जा संरक्षण के इस विषय में हमारा जो मेन मोटो है, चाहे वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हों, ऊर्जा संरक्षण के उपाय या टिप्स हमको अंत में पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही ECBC के लिए अंतर्गत नए और जो विद्यमान भवन है उसमें हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। तो नए एवं विद्यमान भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय या टिप्स निम्नवत हैं। आप खुद से सोच करके देखिए कि स्मार्ट भवन तकनीकों का प्रयोग करके, भाई भवन में ऊर्जा संरक्षण करना है तो आजकल स्मार्ट जो बिल्डिंग टेक्निक्स आ रही हैं उनका प्रयोग करिए अगर नई बिल्डिंग आपको बनाना है। दूसरा है संवर्धित भवन डिजाइन, इफिशियंट बिल्डिंग डिजाइन द्वारा। आप जो बिल्डिंग डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो इफिशियंट बिल्डिंग होना चाहिए, यानी जो एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करे, ऊर्जा का संरक्षण करे। जो आर्किटेक्ट होते हैं बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स का डिजाइन करते हैं तो एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं जो पूर्ण रूप से ऊर्जा का संरक्षण करती हो। इसका ऊर्जा संरक्षण में बिल्डिंग डिजाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरा है ऊर्जा ऑडिट द्वारा। ऊर्जा ऑडिट मतलब एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट का सीधा मतलब होता है एनर्जी ऑडिटर आते हैं, एक एक पॉइंट को पूरी बिल्डिंग का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ अगर आप रिप्लेस कर देंगे या ये बदलाव कर देंगे तो इससे ऊर्जा संरक्षण ज़्यादा होगा या ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। तो ये एनर्जी ऑडिट हमको कराना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ एनर्जी ऑडिट कराया जाता है। एनर्जी ऑडिटर्स आते हैं और वो पूरा ऑडिट करके बताते हैं कि किस किस चीज़ में आप बदलाव अगर करेंगे, पुराने उपकरणों को हटा के नया लगाइए, ये काम करिए, सारे वो अपना पूरा रिकमेंडेशन देते हैं। तो उससे जब उसको किया जाता है तो ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलती है। तो जो भी बिल्डिंग्स है हमको उनका ऊर्जा ऑडिट जरूर कराना चाहिए। चौथा है LED लाइटिंग का प्रयोग करके। भाई LED लाइटिंग आपको पता है, वही बल्ब पुराना 100 वाट का ले लीजिए, आजकल LED लाइट 9 वाट की आती है, कमरे में देखिए कितनी अच्छी उजाला देता है। तो कितना एनर्जी सेविंग किया, कहाँ 100 वाट कहाँ 9 वाट। तो LED लाइटिंग का प्रयोग करना ही करना है। पुराने विद्युत उपकरणों के स्थान पर नए और ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का प्रयोग करके। मान लीजिए पुराने समय की जो टीवी आती थी या पुराने समय के फ्रिज या कोई इस तरीके की चीज़ें आती थी तो वो ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के उपकरणों को हटाकर नए जो ऊर्जा दक्ष उपकरण आजकल आ रहे हैं जिनमें स्टार रेटिंग होती है, BEE द्वारा वो सर्टिफाइड होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और ऊर्जा दक्षता बढ़े या ऊर्जा संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला है जो सही HVAC का मतलब अभी बताया था, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसका सही HVAC का मतलब जो बिल्डिंग का लोड है उसके हिसाब से HVAC का आप चुनाव करिए। अगर आप लोड के हिसाब से ज़्यादा HVAC बड़ा सिस्टम लगा देंगे तो उससे ऊर्जा संरक्षण नहीं हो पाएगा, यानी ऊर्जा की कहीं ना कहीं बर्बादी होगी। अगला 7वां है आपका HVAC पंप इत्यादि का नियमित रखरखाव या अनुरक्षण करके। तो जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में HVAC लगा है या अन्य पंप लगे हुए हैं पंपिंग करने के लिए, अन्य उपकरण लगे हैं बड़े बड़े, तो उनको नियमित मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। नियमित मेंटेनेंस से क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है या ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जो भी चाहे HVAC सिस्टम हो या पंप सिस्टम लगा हो, पंपिंग सिस्टम हो या कोई इस तरीके के यदि लगे हुए हैं पूरी बिल्डिंग में, तो उनका नियमित अनुरक्षण यानी कि रख रखाव जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस, वो करते रहना चाहिए। तो इससे ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलती है।
8वां है आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करिए आप बिल्डिंग में, यानी सोलर लाइटिंग लगाइए, सोलर वाटर हीटर का प्रयोग करिए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं भवनों में। और 9वां है उचित इंसुलेशन करके। इंसुलेशन का मतलब है जैसे एसी कमरे में लगा है तो आपने देखा होगा कि लोग खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं ताकि एसी जिस टेम्परेचर पर सेट किया है जल्दी सेट कर दे। अगर आप इंसुलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हीट ऊर्जा के रूप में क्या होगा, कहीं ना कहीं बर्बाद होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा। इसलिए प्रॉपर इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी जहाँ पर एसी लगा है, एयर कंडीशनर या जो भी इस तरीके की चीज़ें कार्य कर रही हैं तो वहाँ पर रूम का इंसुलेशन किया जाता है। अगला है उच्च दक्ष खिड़कियों का प्रयोग करके। आजकल विंडोज आ रही हैं, हाई इफिशिएंट विंडोज आ रही हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का आजकल यूज किया जा रहा है जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में या ऊर्जा संरक्षण करने में बहुत मदद मिलती है। तो उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके, यानी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। तो बिल्डिंग में रहने वाले या काम करने वाले जो भी लोग, उनको बुलाकर जागरूक करना चाहिए कि देखिए जब आप पंखा या कोई लाइट यूज ना कर रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके की जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं ताकि व्यक्ति जागरूक रहेगा तो कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण में बहुत मदद मिलेगी। आप सोचिए पंखा चलता हुआ अगर हम छोड़ दें और चले आए एक कमरे तो ऊर्जा का कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है ना। लेकिन यदि हम जागरूक होंगे कि हमें ऊर्जा संरक्षण करना है तो हम बंद करके आएंगे। तो बच्चों ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके। तो भवन में रहने वाले लोगों को यदि हम जागरूक करेंगे तो उससे ऊर्जा संरक्षण में बहुत मदद मिलेगी। तो ये थे बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट्स 11। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो पूरे सिलेबस के हिसाब से छोटा सा सिलेबस है, 2 लाइन का लिखा है, उससे 2 प्रश्न ये बन सकते हैं और ये परीक्षा में 1 या दोनों प्रश्न 100% आएंगे क्योंकि सिलेबस में इसके बाहर कुछ है नहीं। तो बच्चों इस चैप्टर के दोनों जो टॉपिक हैं या 2 प्रश्न हैं अच्छे से आपको तैयार हो गए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी तरह से हम लगातार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि पूरे सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ में आपकी सिलेबस के अनुसार जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी तैयारी आपको हो जाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।